बारिश ने बिहार की बढ़ाई मुश्किल, सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ के हालात के बाद सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोजपा संसदीय दल के नेता चुनने के बाद पशुपति पारस आज पहुंचेंगे पटना। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह से कर सकते हैं मुलाकात। और देश के साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण दर में आई कमी, पिछले 24 घंटे में देश में मिले 62,000 से अधिक नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारे की। जी हां, जब से लोजपा में बड़ी फूट हुई है तब से बिहार के जो राजनीतिक गलियारा है वो गरमाया हुआ है। बता दें कि लोजपा के नए संसदीय दल के नेता पशुपति पारस आज शाम करीब 4 बजे पटना आने वाले हैं, जिसको लेकर लोजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए समर्थकों को भी कार्यालय के बाहर भीड़ न लगाने का निर्देश दिया गया है। और इसी के साथ ये भी संभावना जताई जा रही है कि पारस के बेटे और सांसद प्रिंस राज भी पटना पहुंच सकते हैं और उनके साथ और भी कई नेताओं की पटना पहुंचने की संभावना है। लेकिन आपको बता दें कि लोजपा ने एक पत्र जारी किया है और उस पत्र में इस बात की जानकारी दी गई है कि आज पशुपति पारस पटना आने वाले हैं। करीब 3:55 में वो आज पटना पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर आज वो पत्रकारों से बातचीत भी करने वाले हैं। ये भी संभावना जताई जा रही है कि वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि आरसीपी सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां संसदीय दल के नेता पशुपति पारस आज पटना पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि सोमवार को ही पशुपति पारस मंगलवार को पटना आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश पटना नहीं पहुंच सके। दिल्ली में ही एक अहम बैठक हुई और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पटना में एक अहम बैठक हो सकती है और ये बैठक हो सकती है राष्ट्रीय कार्य समिति की। तो इस के जो लोजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज पशुपति पारस पटना पहुंचने वाले हैं। शाम करीब 4 बजे वो पटना आने वाले हैं, पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो लोजपा कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पशुपति पारस आज पटना आने वाले हैं। करीब 3:55 में आज पशुपति पारस पटना पहुंचने वाले हैं और इसके साथ ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से एक ये भी खबर आ रही है कि प्रिंस राज भी पटना आ सकते हैं और उसके साथ सूरजभान सिंह भी आज पटना पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी है। फिलहाल पशुपति पारस के पटना आने पर पुष्टि हुई है। पशुपति पारस शाम को पटना आ रहे हैं और वो कई नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, जेडीयू के नेताओं से भी वो बातचीत कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां लोजपा कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पटना के लोजपा कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पशुपति पारस के आगमन को लेकर कार्यालय की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते हुए तमाम लोजपा के समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यह आदेश दिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए और कार्यालय में ज्यादा भीड़ न जुटाने का भी आदेश दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको राजधानी पटना के लोजपा कार्यालय के पास की दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पशुपति पारस आज पटना पहुंचने वाले हैं, नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत करने वाले हैं और एक अहम बैठक भी हो सकती है। और राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा कि जेडीयू केंद्र के मंत्रिमंडल में जाए या फिर यूएनओ में उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, परेशानी तो सिर्फ जनता को होगी। देखिए, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चले जाए या यूएनओ में चले जाए, उससे हमको क्या मतलब है। ये कभी कहते हैं कि बिहार को विशेष जाति का दर्जा दिया जाए, कभी कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म किया जाए, कभी कहते हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। ये कहते हैं और बार्गेन कर करके सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। अगर ये
सही रूप से अपने बातों पर अडिग हैं, तो ये कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जो असेंबली का प्रोसीडिंग में दर्ज है कि कहा था कि बड़का झूठा पार्टी, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि विशेष का दर्जा दिया जाए। तब उन्होंने कहा था इनके नेता डीएनए इनका खराब है, तो इनका डीएनए पर प्रश्नवाचक लगाया। तो इन्होंने पूरे बिहार के जनता को बाल और नाखून देने का काम किया। हम लोग भी दिए थे, तो हम लोग का तो डीएनए ठीक निकला, इनका डीएनए खराब निकला, तो डर से मारे ये चले। और बिहार में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच 27 जून को बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी महीने अपनी प्रदेश कार्य समिति बुलाने का फैसला लिया है। 27 जून को पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बुलाई गई है। हालांकि ये बैठक वर्चुअल मोड में होगी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि 45 सांगठनिक जिलों के नेता अपने अपने जिलों से ही सदस्यों के साथ जुड़ेंगे। और बिहार में आज से अनलॉक 2 का आगाज हो चुका है। नई गाइडलाइन के तहत शहर की व्यावसायिक दुकानें खुलने लगी हैं। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शहर की दुकानें अब गुलजार रहेंगी और बाजारों में भी रौनक होगी। बता दें कि अनलॉक 2 का आगाज होते ही लोगों को भी खूब राहत मिल रही है। बाजार में कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन किया जा रहा है। मोकामा में अनलॉक 2 के बावजूद प्रशासन सख्त है और लोगों से बखूबी गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। तो आज से बिहार में अनलॉक 2 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 2 का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अब दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। तो वहीं रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू बिहार में जारी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितनी भी दुकानें हैं शाम 6 बजे तक खुलेंगी और जितने भी कार्यालय हैं वो शाम 4 बजे तक खुलेंगे। सभी निजी और सरकारी कार्यालयों में 50% जो कर्मी हैं वो मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा जो भी शादी समारोह है या फिर शादी कार्यक्रम है वहां पे सीमित लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। और जहानाबाद में प्रेमी जोड़ी की शादी थाने में हुई। बता दें कि 3 सालों से युवक युवती एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की शादी की तारीख भी तय हो गई थी, लेकिन फिर लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। लड़की के परिजनों ने जब थाने में इसकी आवेदन दी तब थाना प्रभारी ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। अच्छा। बोल भी रहा था, जैसे इससे बात किए तो बोला कि अभी नहीं आएगा, चेन्नई जा रहे हैं, तो हुआ कि 18 तारीख को नहीं करेगा। और लड़की पर सबका पूरा व्यवस्था हो गया है, हम लोग का समाज जान गया है, मेरे परिवार के लोग आ गए हैं। इस परिस्थिति में नहीं करता है तो मतलब कि हम तो क्या लड़की वाले आपके थाना में शिकायत लेकर गए थे क्या? कहीं आए थे। अच्छा। आज इन लोग को बुलाया गया था। अच्छा। फिर इन लोग को समझाया बुझाया, इसके भाई को बोले कि अपने भाई को लेते आओ, यहीं पे तुम लोग मतलब आने के बाद फिर यही हम लोग बोले कि 18 तारीख को जाकर समाज के सामने तुम लोग का शादी कर लो। लोग तैयार नहीं हुआ, फिर लड़का पक्ष के लोग बोले कि नहीं लोग यहीं शादी कर लेते हैं, क्योंकि बरसात में वहाँ पे मेरा परिस्थिति ठीक नहीं कर सकते। और बक्सर में दहेज उत्पीड़न का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां चक्की ओपी थाना क्षेत्र के एक महिला अपनी बच्ची के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाती नजर आई। और इस दौरान महिला ने अपने आवेदन में ससुराल वालों पर दहेज के लिए अत्याचार और जबरन घर से भगा लेने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उनकी शादी वर्ष 2018 में चक्की गांव के ही जगन्नाथ यादव के छोटे पुत्र से हुई थी। वहीं शादी के बाद उनकी 1 साल की बच्ची भी है, लेकिन अब ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया है। सरकार वाले प्रताड़ित कर रहे हैं। सर, मेरा मामला ये है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ससुराल से निकाल दिया गया है, घर से सामान निकालकर किसी और के मकान में फेंक दिया गया है। अभी एसपी ऑफिस में क्या आवेदन लेकर आई हूँ। क्या इससे पहले मैंने एफआईआर लिखवाया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और कोरोना काल में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार होकर वापस घर लौट कर आए हैं और इसी कड़ी में कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जिले के डंडखोड़ा थाना क्षेत्र में डकैत नाम के एक युवक की गिरफ्तारी के बाद ये बात सामने आई कि जिले के बड़े अपराधी बेरोजगार युवकों को अपराधी बनाने के लिए ट्रेनिंग कैंप तक चला रहे हैं।
पुलिस अब इस अपराधी की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामे के बाद अपराध जगत के आकाओं पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। सलीम डॉन ने नशा गोली वोली खिलवाता था सर, बच्चा लोग के काम उम करवाता, गाड़ी उड़ी देता था सर। सलीम डॉन वही गाड़ी उड़ी दे के वही काम, मोबाइल तोबाइल छिनवाता था, हथियार उथियार देता था, सब काम वही करवाता है सर। हमारे यहाँ एक अपराधी पकड़ाया गया है जो जिसको एक पिस्तौल और 2 गोली के साथ पकड़ाया है, और यह मुफस्सिल थाना के लूट कांड में वांछित भी था, और इसने पुलिस से समक्ष अपना ये बात घटना स्वीकार किया और बताया है जो कटिहार नगर का सलीम डॉन जो कुख्यात अपराध कर्मी है, वहीं कुछ लड़के को नशे खिला करके और उसे अपराध कराता है, और कहीं कहीं ले जाकर के पुलिस से कैसे बचना है, क्या बचना है, इस तरह का। और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कटिहार जिले के दियारा इलाके में एक बार फिर खूनी वारदात सामने आई है। दरअसल जिले के बड़ारी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने घर में घुसकर शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस मामले में बताया जा रहा है कि अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब शख्स अपने घर में सोया हुआ था। वहीं मृतक के परिजनों ने स्थानीय लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। सोया हुआ था, उधर से आया, था छटके था, उसने गोली खा के भाग गया। उधर से देखे निकले, उधर से देख के फिर देखे। बराड़ी थाना अंतर्गत जरलाही पंचायत में मधेली बांध के पास रात में बीते एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा पूर्व में भी जब 1 महीना पहले एक आदमी की उसमें भी हत्या हुई है, और यह दोनों एक ही जाति के वर्चस्व को लेकर लड़ाई। गया पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 4 कुख्यात अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस समेत 4 मोबाइल को बरामद किया गया है। मामले में सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि एक स्पेशल टीम का गठन कर गुप्त सूचना के आधार पर सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। गुप्त सूचना मिली कल कि उन घटनाओं को खारिज करने वाले कुछ अपराधी मुरारपुर एरिया में एकत्रित हुए हैं फिर से, और कुछ एक दूसरी घटना अंजाम देने के लिए फिराक में थे। फिर वहाँ पर जो सूचना मिली थी उसके क्रम में छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद वहाँ से 4 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इन सब के पास से एक देसी कट्टा और 315 बोर का 5 जिंदा गोली, एक बड़ा कटर है, ये आयरन कटर है जिसमें गेट्स वगैरह या फिर लॉक्स वगैरह काटने का काम आता है ये, और मोबाइल फ़ोन वगैरह इनके पास से बरामद हुआ। कटिहार के मनिहारी गंगा नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सहायक थाना के तेजा टोला की रहने वाली एक महिला की मौत के बाद स्थानीय लोग और परिजन शवदाह के लिए मनिहारी गंगा घाट गए थे, और इस दौरान अंतिम संस्कार के बाद नहाने के दौरान डूबने से व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद अब लोग स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं। घटना देखिए भैया, हम लोग कटिहार से आए हैं और यहाँ हम लोग डेड बॉडी जलाने आए थे। उसके बाद जो आदमी था हम ही लोग के साथ में था, लेकिन हम लोग वहीं थे। वो पहले नाव से उठ के अपना नहाने आ गया। नहाने आ गया तो उसी के साथ हम लोग पीछे थे। हम लोग देखे उसको, लेकिन जब तक चिल्लाए, लेकिन यहाँ नाव वाला लोग भी सब था, सबको बोले हैं, यहाँ के निवासी भी था, सबको बोले हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं किया। रोहतास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने नारियल से लदे एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। वहीं चालक और ट्रक पर सवार अन्य लोग भागने में सफल रहे। मामले में एसपी आशीष भारती ने फरार चालक और शराब की बड़ी खेप को मंगाने वाले शराब माफियाओं को चिन्हित कर जल्द उनकी गिरफ्तारी करने की बात कही है। मानसून की एंट्री हो चुकी है। बिहार में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है और मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार में अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह बताया है कि राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में अगले 48 घंटों के बीच होने वाली भारी बारिश की संभावना है। तो कई जिलों को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावनाएं कई जिलों में जताई जा रही है।
और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविनाश पांडे जुड़े हुए हैं लाइव पे हमारे साथ। अविनाश, 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा और कई जिलों में भारी बारिश की भी आशंका जताई जा रही है। अभी भी बारिश हो रही है, कैसी स्थिति है फिलहाल? कई जिलों की बात कर ले तो वहां पे फिलहाल कैसी स्थिति है? देखिए, स्थिति की बात करें शर्मिला, तो अभी पटना की अगर स्थिति की बात करें तो देखिए हल्की फुल्की जो बारिश अभी फिलहाल हो रही है और इससे पहले तेज बारिश हो रही थी। देखिए कुछ देर पहले मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया और इसमें लिखा है कि ये बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना है जब पटना, वैशाली, इसके अलावा सारण, गया, जहानाबाद, अरवल, समस्तीपुर और भोजपुर, ये वो तमाम ज़िले हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो देखिए आज तक के लिए जो रेड अलर्ट जारी था वो पश्चिम चंपारण था, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये वो ज़िले थे जहां पर रेड अलर्ट आज तक के लिए जारी था और यहाँ पर भारी बारिश की प्रबल संभावना जताई थी मौसम विभाग ने और वो बारिश होते हुए नजर भी आ रही है। और देखिए जिस तरीके से स्थितियां हैं, राजधानी पटना समेत तमाम वो कई ज़िले हैं, कई जगहें हैं जहां पर बिहार में बारिश हो रही है, चाहे वो हल्की हो, मध्यम दर्जे की हो या फिर भारी बारिश हो, और कहीं वज्रपात की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। और पिछले दिनों की बात कर ले तो अब तक 11 लोगों की मौत की भी खबर वज्रपात के कारण हुई है। देखिए स्थिति यह है कि बूंदाबूंदी बारिश अभी भी राजधानी पटना में हो रही है और दूसरे जगहों पर भी ये हो रही है। इसलिए मौसम विभाग लगातार ये अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि नहीं, स्थितियां खराब है। इसके अलावा अगर पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात कर लें तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर जल जमाव के कारण स्थिति खराब हो गई है। कई नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, गंडक का थोड़ा सा जल स्तर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। संभावना जताई जा रही है कि और बढ़ेगा क्योंकि वाल्मीकि बैराज से पिछले दिनों 3 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी को छोड़ा गया था। तो स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं उत्तरी बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित अभी फिलहाल नजर आ रहा है। वैशाली के हाजीपुर के आसपास की जो तस्वीरें हैं उसको अगर हम देखते हैं, उसकी जो खबरें निकल कर आ रही हैं, कई जो वहाँ पर शहरी इलाकों में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर जल जमाव है, घुटने तक पानी लगा हुआ है। और पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से बारिश हो रही थी, तो पटना की भी स्थिति वैसे ही थी। तो फिलहाल स्थिति यह है कि मौसम विभाग का जो अलर्ट है उसके अनुसार लगातार बारिश हो रही है और मौसम जो है फिलहाल अनुकूल है। हालांकि लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जो शहरी इलाकों में रहते हैं या जो गाँव में रहते हैं जहाँ जल जमाव की स्थिति हो रही है, जहाँ सड़कें थोड़ी सी कच्ची है, वहाँ पर आवागमन के लिए भी परेशानी हो रही है। लेकिन ये एक सुखद खबर है किसानों के लिए। बिल्कुल। पटना की स्थिति क्या है? अगर हम पटना की बात कर लिए तो राजधानी पटना की क्या स्थिति है? बारिश हो रही है और कई ऐसे इलाके हैं जो थोड़ी सी ही बारिश में जलमग्न हो जाते हैं। सरकार तो तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन अभी जो शुरुआती बारिश है उससे जो कई इलाके हैं पटना के, वहां की क्या स्थिति है अविनाश? देखिए राजधानी पटना की बात कर रहे हैं और जो आपका सवाल है उसमें आपका सवाल बिल्कुल सही है। राजधानी पटना ने पिछले दिनों भी ये देखा था कि किस तरीके से बारिश होती है और जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हो जाते हैं। कंकड़बाग में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे घर हैं जहां पर पानी अंदर तक घुस जाता है, फिर लोगों को रहने में भी परेशानी होती है। लेकिन फिलहाल जो अभी 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो 1-2 इलाका छोड़ दीजिए, कंकड़बाग का कुछ इलाका हो, कुछ राजेंद्र नगर के जो इलाके हों जो सबसे निचले स्तर में जो आते हैं, जहां पर हमेशा जल जमाव की समस्या होती रहती है, वहां पर तो थोड़ी बहुत समस्या अभी तक उत्पन्न हुई है, लेकिन अभी वो वैसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो। देखिए अभी परेशानी उत्तर बिहार के लोगों को ज्यादा हो रही है क्योंकि लगातार जो बारिश है, पूर्वी चंपारण की बात कर ले, पश्चिम चंपारण की बात कर ले, गोपालगंज की बात कर ले, सारण की बात कर ले, और अभी जो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने उसमें गया, भोजपुर, तो ये तमाम इलाके हैं, पटना भी उसमें शामिल है जिला, जहां पर भारी बारिश की संभावना है और इससे असर होगा। आने वाले जो एक दिन होगा या फिर अगला जो कुछ घंटे होंगे उसमें भारी बारिश की चेतावना है, वज्रपात की भी चेतावना है। तो इसलिए डीटीवी भारत भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप मौसम खराब हो तो अपने घर से बाहर न निकले। देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और उत्तर बिहार की बात हम इसलिए लगातार कर रहे हैं क्योंकि बाढ़ की सबसे ज्यादा समस्या उत्तरी बिहार में भी देखने को मिलती रहती है और वहीं सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो वहां को लेकर कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें जो आपदा प्रबंधन समूह के कई अधिकारी मौजूद रहे हैं, कुछ जल संसाधन विभाग के भी अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने गोपालगंज और उस तरीके के जो इलाके हैं वहां के जो डीएम है उनसे भी बातचीत की और उस बातचीत के दौरान कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शर्मिला, बिल्कुल कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और सरकार भी तैयारियों का दावा कर रही है। लेकिन अविनाश, जिस तरह से अगर हम बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एक बैठक भी की थी और इसको लेकर कई जो अधिकारी हैं उन्हें भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया था, क्योंकि अभी हमने एक खबर देखी थी जहां बेतिया में अप्रोच पुल, शुरुआती मानसून है अविनाश और ऐसे में अप्रोच पुल बह जा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि
शुरुआती बिल्कुल, आपका मॉनसून सवाल ने ही जो है, तांडव और मचा देखिए दिया अभी है। बारिश जो है वो थोड़ी बूंदाबूंदी ज़्यादा होने लगी है। जी। तो स्थिति यह है कि कभी अचानक से तेज बारिश होने लगती है, कभी बारिश खुल जा रही है और कभी स्थितियां जो हैं सामान्य हो रही हैं, लेकिन बारिश लगातार हो रही है ऐसा कहा जा सकता है। अब आपका सवाल जो सीएम नीतीश कुमार ने बैठक की और उस बैठक को लेकर जो उत्तरी बिहार है उसको लेकर जो चिंता जताई गई है, उसमें कहीं ना कहीं ये चिंता सही साबित हो रही है, क्योंकि पिछले सालों की बात कर लें या उससे पहले लगातार उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ का दंश झेलते रहा है। जैसे ही सीमांचल का इलाका है या फिर सीमावर्ती जो इलाका है, वहाँ पर जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है, फिर नेपाल में जिस तरीके से बारिश का असर देखने को मिलता है वहाँ, तो जैसे ही पानी नेपाल छोड़ता है, फिर उत्तरी बिहार और कोसी जो अपना रौद्र रूप लेती है, तो फिर स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। चाहे वो हम दरभंगा की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, या फिर बात किशनगंज की कर लें, तो ये अररिया की बात कर लें, ये वो तमाम इलाके हैं जो बाढ़ से ग्रसित होते रहे हैं और अभी भी यहाँ पर स्थितियाँ धीरे धीरे खराब हो रही हैं। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो सतर्क है, वो अलर्ट जारी कर रहा है। अभी पिछले दिनों हमने देखा जिस तरीके से गंगा में भागलपुर में कटाव देखने को मिला, चाहे वो इंग्लिशपुर गांव की बात कर ले या फिर एक दो और इलाके थे वहां पर, तो वहां के जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपनी बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो बाढ़ में जो जल स्तर जो बढ़ रहा है और जो कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए काम किया जा रहा है। तो तमाम तरीके के काम हो रहे हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसे स्थितियां थोड़ी सी खराब होती हैं, इसमें कितना धरातल पर उतर पाता है। अब देखना ये होगा कि शुरुआती मानसून ने ही तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि बाकी जो धीरे धीरे कह सकते हैं कि बारिश होगी और ऐसे में जिलों की जो इलाके हैं, जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, क्या जो तैयारियों की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो सही साबित हो पाती है कि नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अविनाश। और बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण वाल्मीकि नगर बराज से 3,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। और इधर स्थिति को देखते हुए बीते शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें भारी बारिश की वजह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के जिलाधिकारियों को सीएम ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने आपदा विभाग, जल संसाधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया है कि तटबंधों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच माइकिंग के जरिए उन्हें जागरूक किया जाए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाए और इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार कराया जाए, ताकि वहां से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जा सके। और बिहार के साथ झारखंड में भी अब शुरुआती मानसून कहर बरपा रहा है। पलामू में मानसून की शुरुआती बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से कई घर जलमग्न हो गए, सड़कें तालाब में तब्दील होने लगी। मैदानी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के सुदना के शांतिपुरी इलाके में घरों के भीतर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया, जिससे नाराज लोग सड़क पर उतर आए और डाल्टनगंज जाने वाली सड़क को पुलिस लाइन से सटे शिव मंदिर के सामने 4 घंटे तक जाम कर दिया गया। नाराज मोहल्ले वासियों ने डीसी को बुलाने की मांग भी की। वहीं डिप्टी मेयर द्वारा जेसीबी से पानी निकालने की व्यवस्था कराने पर जाम हटाया गया।